हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड राज्य के महत्वपूर्ण 1000 प्लस प्रश्नों का जो संग्रह है उसका पार्ट 4 लेकर के आ गया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि मेरे हैंड पिक्ड होते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें आपको अच्छे अच्छे और बेस्ट क्वेश्चंस करवाए जाएं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अगर झारखंड राज्य के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उसमें आप कहीं भी ना फंसें। देखिए, इसके लिए मैं बहुत सारे बुक्स को ले रहा हूं, उनको फॉलो कर रहा हूं। उन बुक्स में से मैं जेपीएससी लेवल तक के बुक्स को इसमें पढ़ रहा हूं और उसके बाद क्वेश्चन डाल रहा हूँ। कई जगह पे आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, तो इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है कि कोई सेट आपको बिल्कुल ही इजी लग जाए, कोई सेट आपको बिल्कुल ही टफ लग जाए। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन में, एक वीडियो में मैं कितना 25 क्वेश्चन करता हूँ, तो 1000 क्वेश्चन जाते रहते हैं तो मेरे 40 वीडियोज़ आ जाएंगे। तो उन 40 वीडियो में आप जान सकते हैं कि बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इजी भी, हार्ड भी, मीडियम लेवल के भी, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। और शायद अगर अभी तक आपने मेरे 3 पार्ट देखे होंगे तो, और ये चौथा पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन में से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि प्लस 30 क्वेश्चन तक ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने पहली बार सुना है या सुना भी हुआ होगा तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्योंकि अब देखो, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप जो हो इस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं ला रहे हो, देखने वालों की संख्या बिल्कुल ही कम है। तो जब तक आप इसे शेयर नहीं करोगे, इस पे लाइक या कमेंट वगैरह किया करो, तो फिर मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा इसको बनाने का। तो मैं जो इसके पीछे मेहनत कर रहा हूँ वो फिर मैं आगे हो सकता है इसको कंटिन्यू ना भी कर पाऊँ। अगर 1000 क्वेश्चन सोच रहा हूँ, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो लेकिन अगर ऐसा रहा तो हो सकता है 1000 तक आते आते ही ये अटक जाए मामला। तो देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 76। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण, अब देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण में इसको पुंड्र कहा गया था। पुंड्र या पुंड, ये दोनों ही नाम इसमें इसको कहे गए थे। ये चीज़ आप याद रखेंगे, पुंड्र या पुंड। आगे देखते हैं, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? झारखंड शब्द का सर्वप्रथम, अब देखो यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही है कि झारखंड शब्द के लिए कौन सा नाम पहली बार प्रयोग में आया। यहाँ पे आ रही है कि झारखंड शब्द का, ठीक है। जैसे अभी हम झारखंड को झारखंड कहते हैं, तो इसके लिए झारखंड शब्द सबसे पहले यूज में कब आया? तो यह आया था 13वीं शताब्दी में। वो भी एक ताम्र पत्र पे लिखा हुआ मिला है, झारखंड ताम्र पत्र पे, ठीक है। ताम्र पत्र पे क्या लिखा हुआ है? झारखंड। ये चीज़ आप याद रखेंगे। झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? झारखंड को कर्कखंड से, अब देखो ये बहुत ही इजी वन है, बहुत सारे लोग इसमें आंसर देते हैं क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसको कर्कखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरने के कारण। आगे है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? तो मैं आपको बता दूं कि झारखंड राज्य के कुल 29.62% पर क्या है? वन का विस्तार है। अब देखिए, किसी भी, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी जगह पे 1/3 जितना आपके पास स्थल है उसका 1/3 जो है पेड़ पौधे होने चाहिए, तभी वहाँ का जो बैलेंस है, वहाँ का जो नेचर और आदमी के बीच का जो इम्बैलेंस है वो बरकरार रहेगा। तो हम काफ़ी नज़दीक हैं उसके, और अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको 33% के आसपास तक ले जाया जा सके, ठीक है।
तो अभी हमारे पास 29.62% है। वहीं अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा किस ज़िले में है, तो लातेहार में सबसे ज़्यादा है, लगभग 56% के आसपास। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चतरा। सेकंड नंबर पे चतरा आता है, ये लगभग 47% है इस पे। और इस बार अगर 2019 वाले रिपोर्ट में मैं बात करूं तो चतरा में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। चतरा में ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला था। वहीं सबसे लोएस्ट में बात करूं तो जामताड़ा में तो बिल्कुल पेड़ पौधों पे जाम ही लग गया है, लगभग सिर्फ इस पे 5% ही यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। और सेकेंड नंबर पे आता है देवघर। ठीक है, देवघर आता है यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ 8%। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद आगे मामले कुछ अलग हो सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ, ये लगभग मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 8% है, तो ये है यहाँ पे। और वहीं यहाँ पे अगर आप जो देख पा रहे हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट, तो ये हर 2 साल में पेश की जाती है। तो 2017 में जो है ये 29.55 थी और इस बार 29.62 है, यानी कि थोड़ा सा विस्तार इसमें हुआ है। आगे है झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो देखो ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगा, ये स्टेट रहेगा यानी कि स्टेटिक रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, स्थिर रहेगा। क्योंकि अब जितना हिस्सा झारखंड को मिला है, अब ऐसा तो नहीं है कि झारखंड बिहार के साथ लड़ाई करेगा, उस पर आक्रमण करेगा, बंगाल के साथ करेगा, उड़ीसा के साथ करेगा, यूपी के साथ करेगा और अपनी सीमाएं बढ़ा लेगा, नहीं, ये फिक्स है। इससे ज़्यादा झारखंड को एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना क्षेत्र है, 79,714 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल जो है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अब देखो ये मैं आपको याद रखना बहुत ही आसान बता दूंगा। पूरे विश्व में भारत जितना परसेंट है, लगभग वही पूरे भारत में झारखंड का परसेंट है। ठीक है, लगभग वही पूरे भारत में झारखंड का परसेंट है। कितना है, 2.42, 2.42%। ये पूरे विश्व में अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो इंडिया भी इतना ही है, और पूरे विश्व में अगर हम पूरे राज्य में, देश में अगर हम झारखंड को कंपेयर करें तो झारखंड भी इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है। यहाँ पे औसत पूछी गई है, मैक्सिमम या मिनिमम नहीं। ठीक है, औसत। ठीक है, यहाँ पे हर तरह के जो भी पहाड़ हैं, जो भी पठार हैं, जो भी कुछ है, उन सभी को एवरेज करके बताया गया है। तो औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये 760 मीटर है, 760 मीटर। ये समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, आगे है, छोटा नागपुर पठार का निर्माण में निम्न में से किस पदार्थ से हुआ है। छोटा नागपुर के जो पठार हैं, आपको पता है कि झारखंड में छोटा नागपुर के पठार बहुत फेमस है, तो ये निर्माण किस पदार्थ से हुआ है इनका। छोटा नागपुर के पठारों का निर्माण जो है ये लावा से हुआ है, लावा से। अब देखो ये लावा क्या होता है, पहाड़ होता है, पहाड़ पे होता है ज्वालामुखी के अंदर से मैग्मा निकलता है। ठीक है, जब वो धरती के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और बाहर निकलते ही वो क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। और वो होता क्या है, लावा क्या होता है, वो जो भी धरती के गर्भ में क्रिस्टल्स छुपे रहते हैं, पत्थर छुपे रहते हैं, उन सभी का वो लिक्विड फॉर्म होता है, बहुत ही ज़्यादा वो गर्म होता है। और जब वो बाहर निकलता है तो बाहर की ठंडी, जैसे अंदर तो टेम्परेचर हाई रहता है इसीलिए वो पिघल जाता है, लेकिन बाहर जब आते ही तो यहाँ पे उतना गर्म नहीं होता है और ये ठंडा मिलता है उसे, तो ये धीरे धीरे जम जाता है। और वही जमने के कारण क्या है कि छोटा नागपुर के पठार का निर्माण हो गया। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है। और ये क्या है कि ये सिर्फ झारखंड में नहीं, ये झारखंड प्लस बंगाल दोनों में क्रॉस ओवर करती है, झारखंड प्लस बंगाल दोनों में घूमती है, इसीलिए ठीक है ये सबसे लंबी नदी है झारखंड में। और ये बात मैं और बता दूं आपको कि इसको बंगाल का शौक भी कहा जाता है।
सौरो ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है, बंगाल का शोक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, ये तो टोटल हो गया, इसमें कितना एरिया बंगाल में घूमता है और कितना एरिया झारखंड में घूमता है, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 590 किलोमीटर में कितना बंगाल में मूव करता है और कितना झारखंड में मूव करता है। कमेंट करके बताइए, मैं वेट करूँगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ। इसको हम कहते हैं लोधा घाघ भी, लोधा घाघ भी हम कहते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है वो 469 फीट या फिर मीटर में 137 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये उतना पॉपुलर नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके नदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बुरहा नदी पर ये जलप्रपात है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, आगे है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? अब देखिए, हुंडरू जो है ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, सेकेंड हाईएस्ट जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हुंडरू जलप्रपात। ये रांची में है, ये भी आप याद रखेंगे। और ये किस नदी पर है? ये आपको मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी पर। और ये 98 मीटर ऊंचा है, 98 मीटर ऊंचा है, यानी कि 322 फीट के पास ये ऊंचा पड़ता है। याद रखेंगे इसके बारे में आप। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है नेतरहाट का पठार, नेतरहाट का पठार, नेतरहाट का पठार। और अगर वहीं मैं बात करूं कि झारखंड राज्य में औसतन कितनी वर्षा होती है, तो झारखंड राज्य में 140 सेंटीमीटर की वर्षा औसतन होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ गिरता है? ये नेतरहाट के पठार में गिरता है। याद रखेंगे आप। और यही कारण है कि नेतरहाट में सर्दियाँ भी जम के पड़ती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। तो दोस्तों, जब यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन जब हो जाएं या जितने भी क्वेश्चन का सेट है वो हो जाए, तो आप क्या करोगे? ये बताओगे मुझे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्वेश्चन कैसा लगा, आप कमेंट करके प्लीज़ बताया करो ये सब सारी चीज़ें। आगे है, झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे मिलता है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक वन भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? वन रिपोर्ट 2000। अब देखो, ये जो परसेंटेज है ये दो तरह से मापा जाता है। ठीक है, दो तरह से मापा जाता है। एक मापा जाता है कि उस जिले का कितना प्रतिशत भाग में जंगल है। जैसे मान लो एक जिला है, वो है 100 किलोमीटर का, इसमें अगर 50% एरिया में सिर्फ जंगल है, तो इसका 50% जो है वो कहलाएगा कि यहाँ पे जंगल है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या 50 किलोमीटर में जंगल है, लेकिन अगर कोई 500 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ कोई ज़िला है और वहाँ पे 100 किलोमीटर में जंगल है, तो ये तो लगभग 20% ही होगा। यहाँ पे 20% ही जंगल है, लेकिन एरिया में सबसे ज़्यादा किसके पास है? इसके पास है ना। तो यहाँ पे भी वही पूछा, झारखंड का सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है, यानी कि सर्वाधिक वन का भूमि सबसे ज़्यादा किसके पास है पूरे झारखंड में? तो ये किसके पास हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पश्चिमी सिंहभूम के पास, पश्चिमी सिंहभूम के पास। ऊपर मैंने आपको लातेहार बताया था, तो लातेहार वो पहला वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि इसके पास जितनी ज़मीन है उसमें 56% में ये जंगल लगाए हुए है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल दे के आपको समझाने का प्रयास किया था।
देखिए एक वीडियो में लाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन रिपोर्ट के बारे में अच्छे से बता दिया जाए, वन रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपके बुक्स में तो आपको मिलते होंगे लेकिन बुक्स में क्या है कि वो पुराना हो गया है। तो अगर मैं कोशिश करूंगा उसको अपडेट करने की, तो क्या आप देखना पसंद करोगे? आप ये मुझे कमेंट करके बता दो। तो अगर आप देखोगे तो मैं उस पर वीडियो आपको प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला खदानों में आग से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है। तो ये मेरे पास का ही घर है, एरिया है झरिया, ठीक है, पास का एरिया झरिया है। पहले कोयला खूब निकाला जाता था और आज के समय में क्या हो गया है कि यहाँ से ज़मीन के नीचे आग लग गया, जो भूधसान कई बार होता रहता है और लोग यहाँ से घर खाली कर करके अब जा रहे हैं। आगे, निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, चैती लाह कोई जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगहनी लाह, जेठवी लाह और बैसाखी लाह लाह के प्रकार होते हैं। अगला है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो देखो ये चैती लाह तो मैंने पहले ऊपर ही क्वेश्चन में बताया कि चैती लाह जो है ये तो कोई लाह होता नहीं है, ठीक है। और वहीं यहाँ पे अगर मैं देखूँ बताऊँ आपको, तो झारखंड में 4 प्रकार के लाह होते हैं, ठीक है। झारखंड में 4 प्रकार के लाह होते हैं, 3 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही है, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो होता है ये होता है बैसाखी लाह, यानी कि झारखंड में जितना भी उत्पादित होता है उसका 82% अकेले बैसाखी लाह जो है ये होता है। और लाह के उत्पादन की अगर मैं पूरे देश में बात करूं तो पूरे देश का सिर्फ 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से ही उसको प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वन्य जीव अभयारण्य में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई है? हाथी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, ये जमशेदपुर में पड़ता है, याद रखेंगे आप, ठीक है, जमशेदपुर में। और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी और हाथियों के संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। HEC का पूरा नाम बताएं। HEC का पूरा नाम आपको बताना है। तो HEC का पूरा नाम है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। यह है कहाँ पे? रांची में है, रांची में है, ठीक है। और आपसे कई बार पूछा जाता है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो ये चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई थी, चेकोस्लोवाकिया। निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार। यह है कहाँ पे? साहिबगंज में है, साहिबगंज में है। और यहाँ पर 1991 में 2 झीलों को मिलाकर इसे उधवा पक्षी विहार में कन्वर्ट किया गया था। झील का नाम है पतौड़ा झील और बरहेल जमालपुर झील। 2 झील है, पतौड़ा झील और बरहेल जमालपुर झील, दोनों को मिला के बनाया गया था उधवा पक्षी विहार। आगे, झारखंड राज्य सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? झारखंड राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? तालाब, नलकूप, नहर या कुआं? यहाँ पे भी देखो 4 चीज़ों से यहाँ पे सिंचाई होती है, चारों आपके सामने ऑप्शन बनाए गए हैं। तो सर्वाधिक जो यहाँ पे सिंचाई होती है वो होती है कुआं से, कुआं से लगभग 29.5% जो है ये कुआं से सिंचाई की जाती है। वहीं तालाब से कितनी की जाती है? 18.8%, 18.8%। नहर से की जाती है 17.13% और नलकूप से की जाती है, नलकूप से करी जाती है 8.4%, 8.4%। वहीं अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तो वो गुमला में होती है। कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई गुमला में करता है लोग। उसके बाद गिरिडीह, रांची और धनबाद का नंबर आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गुमला में कुआं से सिंचाई की जाती है, उसके बाद गिरिडीह, रांची और धनबाद का आता है। वहीं अगर मैं बात करूं तालाब से सिंचाई की, तो तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई खेतों की करते हैं देवघर में, देवघर में सबसे ज़्यादा सिंचाई करते हैं। वहीं नहर से सिंचाई सबसे ज़्यादा सिंहभूम में होती है और नलकूप से सबसे ज़्यादा लोहरदगा में होती है, लोहरदगा में। देखो नलकूप है तो बहुत ही ज़बरदस्त साधन, लेकिन झारखंड का जो ज़मीन है ये बहुत ही पथरीला ज़मीन है।
तो इस कारण से क्या होता है कि ज़्यादा हम अंदर तक ड्रिल नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अंदर तक हम ड्रिल नहीं कर पाते हैं, और ये होता क्या है कि नल का पानी का संचय जो है उस प्रकार से नहीं बन पाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड राज्य में कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो विश्व बैंक के सहयोग से संचालित की जा रही है स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना, और बहुत ही लंबे समय से ये चल रही है और पता नहीं ये कब बन के तैयार होगी। 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ये चले ही जा रही है। 1982-83 में इसकी शुरुआत हुई, तब से ये चली जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड, बंगाल और उड़ीसा का संयुक्त परियोजना है, और झारखंड की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे करना है, इसमें मतलब कि स्वर्ण रेखा और उसकी सहायक नदियों पर ये स्थित बांध बनाना है और उससे बिजली पैदा करना, सिंचाई में काम लेना, इस प्रकार के बहुत सारे काम करने हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय है कोलकाता में। अब देखो, दामोदर घाटी निगम जो है ये झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना है, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और अगला है कि निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। तो दामोदर नदी पर अगर मैं बात करूं तो 3 नदी जो है वो दामोदर नदी पर है। एक है पंचेत, एक है बरमो और एक है अय्यर। तो पंचेत, बरमो, अय्यर ये कहाँ पे है, दामोदर नदी पे है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी जो है ये दामोदर नदी पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो तीनों बांध हैं ये दामोदर घाटी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि दामोदर घाटी के तहत कुल 8 बांध बनाए गए थे। 8 बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध, बोकारो बांध, बाल पहाड़ी बांध, पंचेत, बरमो और अय्यर बांध। ठीक है, जिसमें से तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध ये जो है बराकर नदी पर बनाया गया था। तिलैया बांध, मैथन बांध और बाल पहाड़ी बांध ये बराकर नदी पे बनाया गया था। वहीं बोकारो बांध बोकारो नदी पे, कोनार बांध कोनार नदी पे, पंचेत, बरमो और जो अय्यर है ये पूरी तरह से दामोदर नदी पे, और पंचेत जो है ये दामोदर और बराकर के संगम पे बनाया गया था। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना की बात करूं तो इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पे की गई थी, और यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी की परियोजना पर आधारित थी। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांध, 1 अवरोधक बांध, 3 तापीय विद्युत केंद्र का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और जो एक अवरोधक बांध है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध। तो ये सब बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। विजिट करें ज़रूर हमारा प्लेलिस्ट, वहाँ पे और भी बहुत सारे आपको झारखंड के रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।